तो विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 की कक्षा में आज हम बात करते हैं कौटिल्य द्वारा बताए गए शासक के गुणों पर। यह प्रश्न आपके 2 नंबर का प्रश्न है, उसमें भी कई बार पूछ लेते हैं कि शासक के कोई 2 गुण बताइए। और यदि 20 नंबर का प्रश्न आता है तो भी आपको इसमें करना पड़ेगा। और कई बार जब राज्य संबंधित आते हैं तो उस समय भी आप एक विशेष रूप से डालें इस चीज को कि भाई राजा के लिए भी आवश्यक क्या क्या गुण कौटिल्य हैं वो बताते हैं। तो आज हम जानते हैं कि प्रशासन में राज्य संबंधी, या हमने इससे पूर्व देखे थे कार्यक्षेत्र वगैरह, तो आज अपन विशेष रूप से बात करेंगे कि राजा है उनके गुणों के बारे में, और राजा से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो कौटिल्य क्या बताते हैं। तो पहली चीज तो अपन ने बात की थी कि राजा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसके संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है कि समाज में समझौता करके प्रजा द्वारा राजा उत्पन्न हुए हैं, और मत्स्य न्याय को रोकने के लिए, समाज में अन्याय को रोकने के लिए, समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए और समाज का विकास करने के लिए प्रजा ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसको दिया है? मनु नामक राजा को। ऐसा कौटिल्य बताते हैं अपने अर्थशास्त्र में। शासक संबंधी जब हम गुणों की बात करें तो शासक का सबसे बड़ा गुण है वो, कौटिल्य कहते हैं कि सबसे पहले जो राजा बना है उसे हर समय अपने स्वधर्म का ज्ञान सबसे आवश्यक है। स्वधर्म का अर्थ है राज्य संबंधी उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि सामाजिक समझौता या जब प्रजा ने राजा के साथ अनुबंध किया था, जो अनुबंधवादी थ्योरी में वो बताता है, उस समय ये निश्चित पहले ही हो चुका है कि जब तक राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, प्रजा के संदर्भ में जो भी उसके कर्तव्य निर्धारित हैं, उन कर्तव्यों का जब तक वह निर्वहन करता है तब तक उसे राज्य करने का अधिकार है, तब तक उसे शासन करने का अधिकार है। और यहां मुख्य रूप से कौटिल्य इस बात का वर्णन करते हैं कि प्रजा का जो कल्याण है ये राजा का सबसे बड़ा धर्म है। और वो स्पेशल आप देखेंगे अलग से विशेष रूप से इस चीज का उल्लेख करते हैं कि प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। इस बात को कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य का मानना है कि जहां राजा, उल्टा नहीं होना चाहिए कि राजा अपने कल्याण के बारे में सोचे। कौटिल्य इस बात को कहते हैं कि राजा हमेशा प्रजा के कल्याण के बारे में सोचेगा। उसका जीवन है वो उस तपस्वी की तरह है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य का कल्याण करना है। अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए राजा शासन नहीं करता, बल्कि प्रजा के कल्याण का एक महत्वपूर्ण दायित्व उस राजा के कंधे पर है। ऐसा कौटिल्य राजा को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देते हैं। तो पहली बात यहीं से शुरुआत होती है कि प्रजा के कल्याण का लक्ष्य ये राजा का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कौटिल्य हैं वो एक पूरी समय सारणी जो एक राजा की है दिन और रात की, वो समय सारणी उन्होंने जो 8 पहर की क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए वो सारे उन्होंने विशेष रूप से बताए हैं कि कब राजा को किस समय क्या क्या काम करना चाहिए। तो 3 भागों में उन्होंने अपनी समय सारणी है। तो ये समय सारणी आपको पीडीएफ के द्वारा हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है ना, जब आप ये इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी कि उन्होंने किस तरह की समय सारणी उन्होंने बनाई है। चलिए अगली बात हम करें तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा है वो स्वयं ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जिस पर बाकी जनता भी उसका अनुसरण करे। ठीक है ना, क्योंकि राजा जैसा होता है यथा राजा तथा प्रजा। तो यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार एक राजा को अपना जो एक आदर्श वह जनता के सामने प्रस्तुत करेगा, उसी के अनुसार फिर जनता भी व्यवहार में वो चीजें अपनाएंगी। तो राजा को विशेष रूप से एक आदर्श चरित्र,
ठीक है ना। एक आइडियल कैरेक्टर जो होता है, एक आइडियल पर्सनैलिटी जो होती है उसकी, उस आइडियल पर्सनैलिटी को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए वह मानता है कि राजा में सबसे बड़ी दो गुण हैं, वो राजा में, तीन गुणों की बात वो विशेष रूप से कह रहा है। एक तो राजा ज्ञानवान होना चाहिए, विवेक उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, वह राजा को संयमी वह मानता है कि सबसे बड़ी चीज है कि राजा में संयम होना चाहिए। संयम का मतलब है इंद्रिय नियंत्रण जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये कौटिल्य कहता है कि अभी तक जो भी इतिहास देखते हैं, ठीक है, कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्यादातर जो राजवंश हैं या जो राज्य समाप्त हुए हैं, उनके पीछे मुख्य कारण यही रहा है कि जिन राजाओं ने अपने इंद्रिय गुणों पर या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा है, वो राज्य आगे चलकर विनाश को प्राप्त हुए हैं, वो राज्य कमजोर हुए हैं। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, ऐसी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें राजा में जागृत नहीं हो, इसके लिए उनका मानना है कि संयम अर्थात इंद्रिय नियंत्रण उन्हें विशेष रूप से राजा में सर्वोपरि गुण होना चाहिए। उसके बाद कौटिल्य कहते हैं कि राजा में विनम्रता होनी चाहिए, राजा में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का जो पद है उसमें यदि अहंकार आ जाता है तो फिर राजा की जो शक्ति है वो निरंकुश शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जहां भी पद के साथ, कौटिल्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि पद के साथ यदि विनम्रता है तभी तक वह पद जन कल्याण के लिए कार्य करता है। लेकिन जब किसी पद या सत्ता के साथ विनम्रता के स्थान पे अहंकार जुड़ जाता है, उसी समय वह कहता है कि वो व्यक्ति वहां प्रशासन करने की बजाय निरंकुशता के उस दौर में चला जाता है, निरंकुशता के तरफ बढ़ने लगता है, और यह निरंकुशता अंत में राज्य की समाप्ति या राज्य के विनाश पर जाके समाप्त होती है। तो राजा के लिए अगले जो गुण की बात करता है शासक के लिए, वो है विनम्रता। सत्ता के साथ विनम्रता का मिश्रण, ये कौटिल्य कहते हैं कि बहुत ही आवश्यक है। और राजा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो तो एक चीज होगी इसमें विनम्रता, ठीक है, और ज्ञान में है तो इसमें कई चीजों का समावेश कौटिल्य करते हैं। वो कहते हैं कि राजा शारीरिक रूप से सबल होना चाहिए, आत्मिक रूप से राजा सबल होना चाहिए, राजा है वह मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं से युक्त होना चाहिए। उसका मानना है कि जब राजा में इतने गुण होते हैं तब कहीं जाकर एक राजा विवेकपूर्ण तरीके से शासन का संचालन कर पाता है। देखिए वही चीजें जो हम बात करते हैं, कौटिल्य अपने पूर्व में भी, जैसे प्लेटो के द्वारा भी, आप जब आइडियल स्टेट की बात करते हैं अपन, तो प्लेटो भी एक दार्शनिक शासक की बात करते हैं। और ये सबका जो एक यथार्थवादी, कुछ को छोड़ दीजिए आप, बाकी आप बेसिक आप देखेंगे कि ये सबका मानना है कि जब तक राजा में संयम नहीं होगा, जब तक राजा ज्ञानवान नहीं होगा, जब तक राजा में विनम्रता नहीं होगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें होने के बाद ये कहता है कि अब जो वह राज्य करेगा, वह राज्य बहुत ही गंभीरता पूर्वक चलने वाला और विकास की तरफ, विकासोन्मुख जो राज्य है वह होगा। ठीक है ना, ऐसा राज्य होगा, वो जो राजा होगा वो हमेशा विस्तार भी बड़े विवेकपूर्ण तरीके से करेगा, युद्ध है वह भी विवेकपूर्ण तरीके से करेगा। तो ये सारी चीजें वह राजा की विशेषता बताता है। वो कहता है कि इन चीजों को कभी भी राजा अपने कमजोरी के रूप में नहीं ले, या कोई दूसरा राजा इनको कमजोरी के रूप में नहीं ले, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये आत्मिक शक्ति होती है। और एक शासक में जब आत्मिक शक्ति होती है तो वह विश्व की बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है, ऐसा कौटिल्य का दृढ़ विश्वास है। ठीक है, तो शासक में यह गुण होने चाहिए। और राजा में मुख्य रूप से यह मानता है कि राजा अपने कर्तव्य की पालना ईमानदारी से कर सके, इसके लिए दो चीजों को वह विशेष मानता है। एक तो शिक्षण, शिक्षा, और दूसरा प्रशिक्षण। ये दो चीजें कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा का वास्तविक कर्तव्य उसे हर समय याद रहे,
अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से वह कर सके, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से विश्लेषण करके उन्हें सही दिशा दे सके, इसके लिए राजा का शिक्षित होना और राजा का प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उसे शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए जो भी राजा है, और राजा को प्रशिक्षण भी जो राज्य संबंधी है वो पर्याप्त होना चाहिए, ताकि वह अपने हर चुनौती का सामना बहुत अच्छे से कर सके। क्योंकि कौटिल्य में अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हैं कि एक राजा के समक्ष प्रतिदिन नई चुनौतियां आती है, नए संघर्ष आते हैं, नए जो निर्णय लेने की जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती है, और ये सारी चीजों का सामना एक शासक तभी कर पाएगा जब शासक ज्ञान की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, प्रशिक्षण की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सब चीजों से उत्तम उसके पास ये सारी चीजें स्वयं के पास मौजूद हो। समझ गए आप इस चीज को? तो एक वो इनके बारे में कहता है, और वो यहाँ यह भी कहता है कि एक राजा को हमेशा प्रातःकाल सबसे पहले जो कोई बछड़े वाली गाय है उसके चारों तरफ एक परिक्रमा करनी चाहिए, और परिक्रमा करने के बाद में वह दरबार में प्रवेश करे। ये एक बात अलग से वह कहता है कि भाई ये कुछ सामान्य चीजें जो उस समय की जो संस्कृति के अनुसार या धर्म के अनुसार जो भी उनको उचित लगी, तो ये भी एक वो बात कहते हैं। ठीक है ना? तो एक गोरक्षा का मैसेज भी वो देते हैं कि यहाँ पशुओं के जो रक्षा की जिम्मेदारी है वो भी किसकी है? राजा की एक उसको दी गई है। और एक प्रशासनिक कार्यों के मामले में जो कौटिल्य हैं वो काफी विस्तार से वर्णन करते हैं, जो हमने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी देखा है राज्य कार्य क्षेत्र में। लेकिन यहाँ भी कौटिल्य जब राजा के गुणों की बात करते हैं, शासक के व्यक्तिगत गुणों की जब बात करते हैं, तो वहां भी कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं उन सब के लिए आदर्श वहां का शासक होता है। प्रशासनिक कर्मचारी जितने भी होंगे उन सब के लिए आइडियल जो है वो हमेशा शासक होता है। यदि शासक में कमियां हैं, चाहे वो चारित्रिक कमियां हो, चाहे वो प्रशासनिक कमियां हो या अन्य कमियां हो, ऐसी स्थिति में उनका सीधा प्रभाव कर्मचारियों की कार्यशैली पे आएगा, और कर्मचारियों की कार्यशैली में जब कमजोरी होगी तो उसका प्रभाव राज्य की जनता में असंतोष के रूप में दिखाई देगा। तो ये कह रहा है कि उस स्थिति में जनता में असंतोष होना ही अपने आप में उस राज्य के लिए संकट उत्पन्न करता है। ठीक है? तो एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि कौटिल्य ने काफी विस्तार से शासक के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनके अंतर्गत एक शासक के लिए जो धर्म संबंधित है, राज्य संबंधित उसके कर्तव्य हैं, धार्मिक कर्तव्य हैं, प्रशासनिक उसके कर्तव्य हैं, अपने परिवार संबंधी जो कर्तव्य हैं, आर्थिक जो कर्तव्य हैं, सेना से संबंधित कर्तव्य हैं, शत्रु राष्ट्र से संबंधित कर्तव्य हैं, मनोरंजन संबंधी कर्तव्य है, जो भी चीजें हैं एक सारे पक्षों को उन्होंने अपनी जो एक राजा की जो दिनचर्या है उसमें उनको शामिल किया है, ताकि एक राजा बेहतरीन तरीके से शासन का संचालन कर सके, और शासन के संचालन के माध्यम से वह राज्य को अपने उचित जो विकास है उसकी गति वह प्रदान कर सके। तो ये एक शासन के बारे में या राजा के बारे में कौटिल्य कहते हैं। अगली जो बात हम यहाँ आपको बताना है शासन के संबंध में या राज्य संबंधी जो विचार आते हैं उसमें, तो कौटिल्य है वो राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है ना? जैसे आज के दौर में हम बात करें, हम कहते हैं साहब लोकतंत्र श्रेष्ठ है, लेकिन कौटिल्य के समय में, उस समय जो उन्होंने राजतंत्र को श्रेष्ठ पद्धति माना है, लेकिन यहां स्पष्ट आपको करना है कि कौटिल्य राजतंत्र को श्रेष्ठ पद्धति मानते हैं लेकिन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है ना? निरंकुश राजतंत्र का वो समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन केवल प्रजा नहीं बल्कि राजा के लिए भी आवश्यक है। तो अनुशासन के मामले में वो मानते हैं कि अनुशासन प्रजा और राजा इन दोनों के लिए ही आवश्यक है। इसलिए अनुशासन जहां है वहां अपने आप देखिए कि सीमाएं आ जाती है। अनुशासन का मतलब जहां सीमाओं में रहकर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए आधुनिक काल में भी आप देखते हैं, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है तो ब्रेक हर गाड़ी में आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो उसका मुख्य कारण क्या है कि नियंत्रण जब तक है तभी तक हर वस्तु
या जीव है वह सुरक्षित है। अनियंत्रित, चाहे वो व्यवहार यदि किसी का है, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, जब अनलिमिटेड या जिसके ऊपर किसी प्रकार का एक नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, संयम की स्थिति या कोई सीमाएं नहीं है, उस स्थिति में वो कहते हैं कि वो निश्चित रूप से फिर विनाश को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो अनुशासन आवश्यक है राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी, ये कौटिल्य का मानना है। इसलिए कौटिल्य राजतंत्र को श्रेष्ठ पद्धति मानते हैं, लेकिन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं, ये उनका मानना है। और राजतंत्र के पीछे वो तर्क भी देते हैं कि राजतंत्र जहां भी है वहां जनता में उस राज्य के प्रति या राजा के प्रति एक भक्ति उत्पन्न होती है, और वो भक्ति उसके आदर्शों के प्रति होती है जो सीधी राज्य से जुड़ जाती है। ये राज्य स्थायी होते हैं, जनता का इनको हमेशा समर्थन मिलता है, और एक केंद्रीयकृत शासन राजतंत्र में मिलता है, राजतंत्र में एक स्थायी शासन मिलता है, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। तो कौटिल्य राजतंत्र को श्रेष्ठ पद्धति मानते हैं। पक्ष में तर्क दीजिए, ऐसा यदि प्रश्न आपसे पूछ ले तो आप निश्चित रूप से बताइए कि उसका मुख्य कारण यही है कि राजतंत्र को जो कौटिल्य हैं वो स्थायी मानते हैं, व्यवस्थित मानते हैं, केंद्रीकृत शासन को शासन की दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धति के रूप में वो राजतंत्र को ही मानते हैं, और प्रजा में स्वामी भक्ति की भावना जो उत्पन्न होती है अच्छे राजा या आदर्श राजा के प्रति, वह हमेशा राज्य से जुड़ जाती है, और राज्य का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हमेशा राज्य का समर्थन वो लोग करते हैं, और राजा और राज्य के लिए अपने प्राण भी उत्सर्ग करने के लिए वो लोग तैयार होते हैं, जब राजा और राज्य के प्रति वहां की प्रजा में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और यह स्थिति कौटिल्य मानता है कि राजतंत्र में अधिक है, क्योंकि राजा के व्यक्तिगत गुणों से जब लगाव हो जाता है तो फिर उसके बाद में व्यक्ति उस राज्य के बारे में भी, या जो राज्य, जैसे आज अपन बात करते हैं कि विभिन्न दलों की विचारधाराओं से जब लोग जुड़ जाते हैं, तो एक तरीके से उस समय राजतंत्र में भी एक राजा का आदर्श चरित्र जो है वो उसकी एक विचारधारा है, जब उससे व्यक्ति जुड़ जाता है तो फिर जनता हमेशा उस राज्य का साथ देती है। तो ये कुछ व्यक्तिगत गुण और राजतंत्र को श्रेष्ठ पद्धति मानना, ये कौटिल्य अपने जो शासक के गुण हैं उनमें बताते हैं। अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एक राजा को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि वह राज्य और अधिक सबल हो सके, तथा उसके विशेषाधिकार क्या है और उसके ऊपर किन किन चीजों की सीमाएं है वो कौटिल्य आरोपित करते हैं कि ये सीमाएं एक राजा के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है।